चलिए शुरू करते हैं। कल वाली क्लास में हम वित्त बाजार यानी इंडियन फिनेंशियल सिस्टम या इंडियन फिनेंशियल मार्केट या फिनेंशियल मार्केट एक ही बात है, इसको शुरू किए थे। एक बार उसको रिकैप कर लीजिए। क्या होती है फिनेंशियल मार्केट? वैसा मार्केट जहां पर पैसों का लेन देन होता है, लेकिन किस तरीके से? लीगल तरीके से, मतलब ऑफिशियल तरीके से। बता दिए थे। दूसरा कि पैसे की आवश्यकता किसे है, तो बता दिए थे किसे है, किसी व्यक्ति को। सारा चीज बता चुके थे। तीसरी बात, पैसे का लेन देन या पैसा जो चाहिए तो किस लिए चाहिए, किस लिए पैसा चाहिए, वो भी बता दिए थे। औद्योगिक फिनांस के लिए और किस किस चीज़ के लिए था? कृषि के वित्त के लिए, अगर कोई डेवलपमेंट का काम करना है तो उसके लिए, या सरकार अगर कोई लोक कल्याणकारी काम करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे का लेन देन होगा कहाँ? वित्त बाजार में। और वित्त बाजार में होगा तो वित्त बाजार में पैसों का लेन देन कैसे होगा? प्रोसेस क्या होगा? सिक्योरिटीज के माध्यम से, प्रतिभूतियों के माध्यम से। क्या होती है प्रतिभूति? ऐसा प्रमाण पत्र जिसे जारी करके या बेच करके पैसों की उगाही या पैसों की प्राप्ति की जा सकती है। क्लियर है यहाँ तक? अब सवाल ये उठता है कि मार्केट, जो फिनेंशियल मार्केट है, वो तो दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है मनी मार्केट और दूसरे का नाम है कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट में पैसा उधार लेना है, पैसा लेना है, आपको पैसे की प्राप्ति करना है तो सिक्योरिटी जारी करना पड़ेगा। और सिक्योरिटी जो जारी करता है उससे ही क्या होती है? पैसों की ज़रूरत होती है। तो मनी मार्केट का सिक्योरिटीज अलग प्रकार के होते हैं। और अभी हम लोग आज जो पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में जो पैसा ली जाएगी, किसी से जो पैसा हम लोग प्राप्त करेंगे, वहाँ भी हमें क्या जारी करना पड़ेगा? सिक्योरिटीज। तो कैपिटल मार्केट का जो सिक्योरिटीज है या प्रतिभूति है वो अलग प्रकार के होते हैं, जिसको आज हम लोग समझेंगे। लेकिन एक चीज़ हमको कल बताना था, लेकिन बता देते हैं आज ही, कोई बात नहीं है। जैसे देखिए, आप ही लोग बोलिएगा ये कल वाली चीज़ का थोड़ा सा रिवीजन। मनी मार्केट का, अब ये सब बात अगर समझ गए ना, समझे ही होंगे कि वित्त बाजार से अगर पैसा लेना देना है तो आपको जारी करना पड़ेगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जारी करके ही आप पैसा ले सकते हैं। अगर 1 वर्ष से कम के लिए लेना होगा पैसा तो सिक्योरिटी जारी करके मनी मार्केट से पैसा उठा लेंगे। और 1 वर्ष से अगर ज़्यादा दिनों के लिए पैसा चाहिए तो सिक्योरिटी जारी करके कहाँ से पैसा उठा लेंगे? कैपिटल मार्केट से। 1 वर्ष से कम के लिए मनी मार्केट से, 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए कैपिटल मार्केट। तो कल हमने मनी मार्केट का सिक्योरिटीज बताया था, आप लोगों को याद है? बताया था जी। इसमें पहला क्या था बोलो? ट्रेजरी बिल था। इसके बारे में डिटेल बता चुके थे। ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? केंद्र सरकार जारी करता है। अगर केंद्र सरकार को पैसे की जरूरत हो तो वह, अगर 1 साल से कम दिनों के लिए अगर केंद्र सरकार को पैसे की जरूरत हो तो वह सिक्योरिटी पेपर जारी करेगा। उस सिक्योरिटी पेपर का नाम क्या है? ट्रेजरी बिल। कितने दिन के लिए जारी होगा? 1 दिन से लेकर के, नहीं, 91 दिन, मध्यम क्वालिटी का 182 और मैक्सिमम 364। ठीक है। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये सरकार है। सपोज, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, ये सरकार है। सरकार को पैसे की ज़रूरत है। पैसे की क्या है? ज़रूरत है। तो ज़रूरत है तो सरकार क्या जारी करेगा? ये टी बिल जारी करेगा। टी बिल जारी करेगा। और इस टी बिल को खरीदेगा कौन? जनता खरीदेगा, या हो सकता है कोई संस्था खरीदे। मान लीजिए जनता खरीदे या कोई संस्था खरीदे, कोई संस्था खरीदेगा, इसको खरीदेगा ना। तो मान लीजिए कि टी बिल, और ये जो टी बिल है, जैसे मान लीजिए ये टी बिल है, टी बिल है ये टी बिल जारी कौन करेगा? सरकार। क्यों जारी करेगा? क्योंकि सरकार को पैसे की ज़रूरत है। तो टी बिल जारी करेगा और इस टी बिल को खरीदेगा कौन? जनता या कोई संस्था, कोई भी आदमी खरीद सकता है। तो आप ही बताइए, ये टी बिल इसने खरीदा, इसके बदले में इसने पैसा किसे दे दिया? पैसा किसे दे दिया? सरकार को। लेकिन जब टाइम पूरा होगा
तब इस टी बिल को, ये जो टी बिल जनता ने या किसी संस्था ने खरीदा है, तो ये टी बिल जमा करेगा सरकार को और सरकार उसको क्या करेगा, पैसा वापस करेगा। तो इस जिसने भी ये टी बिल खरीदा है उसको फायदा क्या हुआ, ये बात थोड़ा सा बताना था कल ही हमको, बट जितना बता दिया वही मोर देन सफिशिएंट। बट थोड़ा सा और जान लीजिए क्यों जरूरत है, कितना पैसा उसको मिलेगा। तो देखिए, जब टी बिल जारी करती है कोई सरकार, तो यहां पर उसका मान लीजिए टी बिल जारी करता है, तो टी बिल मान लीजिए जारी हुआ है 25,000 का। कल बताए थे ना कि टी बिल मिनिमम 25,000 का जारी होता है और मैक्सिमम कितना भी, लेकिन 25,000 के मल्टीपल में। तो टी बिल पर मान लीजिए 25,000 जो लिखा हुआ है ना, ये इसका है फेस वैल्यू। क्या है इसका? फेस वैल्यू। और ये जो यहाँ पर मान लीजिए 20,000 लिखा हुआ है, तो 20,000 लिखा हुआ है डिस्काउंट वैल्यू। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, सारे के लिए काम कर जाएगा। डिस्काउंट वैल्यू, इसका क्या नाम है? डिस्काउंट वैल्यू। और मान लीजिए कि यह जो है ना कुछ कितना ही दिन के, मान लीजिए 91 दिन के लिए जारी हुआ है। अब इसको गौर से समझिए, सब चीज़ इसमें समाहित है। देखिए, सरकार को पैसे की ज़रूरत है, सरकार टी बिल जारी करेगी मार्केट में। कौन से मार्केट में? मनी मार्केट में। कौन से मार्केट में? मनी मार्केट में। और उसके टी बिल को जनता खरीदेगी, या जो भी लोग खरीदेंगे वो लोग टी बिल खरीदेंगे और उसके बदले में सरकार को, मान लीजिए कि हमने मुद्रा मार्केट से सरकार के टी बिल को खरीदा, एक टी बिल हमने खरीदा, तो 25,000 जो इस पर लिखा हुआ है, ये है इस टी बिल का फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकित मूल्य। और दूसरा, ये डिस्काउंट वैल्यू है 20,000। इसका मतलब है कि सरकार से पैसा, आप ही बताइए तो, सरकार से टी बिल आप 25,000 में खरीदिएगा, 91 दिन के बाद 25,000 में बेच दीजिएगा, तो आप खरीदिएगा? जिंदगी में खरीदिएगा कभी टी बिल? जैसे मान लीजिए हम सरकार हैं, आप हमसे टी बिल खरीदते हैं, 25,000 रुपये हमको देते हैं 91 दिन के लिए, आप हमसे लिए हैं। 91 दिन के बाद अगर आप टी बिल लेकर के मेरे पास आइएगा, सरकार के पास आइएगा, सरकार अगर आपको 25,000 रुपया दे देता, आपको फायदा क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? फायदा नहीं हुआ। और टी बिल कौन खरीदेगा? जो फायदा होगा तभी ना। तो होगा क्या? देखिए, जनता डिस्काउंट वैल्यू पर खरीदती है। किस वैल्यू पर? सरकार बोलती है कि रे बेटा देख, ये टी बिल का वैल्यू है 25,000 रुपया, लेकिन तुमको हम डिस्काउंट मूल्य पर देंगे। यानी जनता डिस्काउंट मूल्य पर देगी, जनता डिस्काउंट मूल्य पर टी बिल खरीदेगी। लेकिन टाइम पूरा होने के बाद यही जनता अगर इस टी बिल को सरकार को बेचेगी, तो वो बेचेगी किस वैल्यू पर? फेस वैल्यू पर। तो जनता को एक टी बिल पर कितना का बेनिफिट हुआ? 5,000 का। तो कहिए, क्या इसमें कहीं भी ब्याज का बात चल रहा है? क्या कहीं भी ब्याज की बात चल रही है? यहाँ पर क्या है? मैंने यहाँ पर मेन काम किस पर चल रही है? छूट पर। तो आप वहाँ पर कल ऐड कर लीजिए, कल वाले जो टी बिल है ना उसमें ऐड कर लीजिए। जगह रखे हुए हैं ना? नहीं रखे होइएगा, जगह रखे हुए हैं? अरे उसको निकालिए कल वाली टी बिल को। हम जो बात समझाना चाह रहे हैं समझे? टी बिल पर खरीदेगी, खरीदा और बेचा कितना पर? इसको बेचेगा सरकार को किस मूल्य पर जी? फेस वैल्यू पर। किस पे बेचेगा? फेस वैल्यू पर। हम कह रहे हैं कल टी बिल लिखाए थे ना, उसको उल्टाओ ना यार, गजब मुंह ताक रहा है सब। तो वहां पे लिखिए ये बात, समझे हो जी? क्या लिखा है बोलो तो, क्या लिखा है? क्या समझाएं इसमें? सुनिए पहले क्या समझाया है कि टी बिल जनता खरीदेगी डिस्काउंट रेट पर, लेकिन टाइम पूरा होने के बाद, मैच्योरिटी पूरा होने के बाद यही टी बिल जनता अगर सरकार को वापस करेगी तो किस वैल्यू पर? फेस वैल्यू पर। तो मान लीजिए हमारे पास पैसा ज़्यादा है, तो हमने 25,000 का 4 टी बिल खरीद लिया। कितना खरीद लिया? 4। 91 दिन के बाद जब हम इस टी बिल को सरकार को, तब बोलिए 4 टी बिल खरीदेगी। मान लीजिए हम जनता है, हमने 4 टी बिल खरीद लिया, तो हमको मिला कितना में? 80,000 में। और जब हम उसको बेचने जाएंगे चारों बिल को, तो हमको मिलेगा कितना? 25 चौका 1 लाख मिलेगा ना। तो बोलो 1 लाख में हमने खरीदा था 80,000 में, और सरकार को जब वापस किए तो हमको कितना मिला? 1 लाख। बोलो ये जो डिस्काउंट, ये जो हमारा मुनाफा है, वो मुनाफा क्या है? फेस वैल्यू और डिस्काउंट वैल्यू का अंतर, यानी कि 5,000 एक टी बिल पर, तो 4 टी बिल पर कितना? 1 लाख। तो आपसे पूछेगा क्या कि जनता टी बिल किस रेट पर खरीदती है? डिस्काउंट रेट पर। और मैच्योरिटी पूरा होने के बाद जनता उसी टी बिल को किस रेट पर सरकार को वापस करती है? फेस वैल्यू पर। बात समझ में आई होगी? तो लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। टी बिल
डिस्काउंट रेट पर हम कहेंगे, प्रिय भाइयों बहनों, हम चाहेंगे कि आप इसको आप लिख भी लीजिए डायग्राम बना करके। देखो, देख लीजिए, जनता खरीदी है डिस्काउंट रेट पर, अब बेची है किस वैल्यू पर? फेस वैल्यू। इस डायग्राम को बना करके एक लाइन लिख लीजिए। भाषा में लिखा दें। कल जो लोग आए होंगे उसको पूरा ये मामला 100% समझ में आया होगा, लेकिन जो लोग आज आए होंगे उसको भी समझ में आएगा, लेकिन कुछ दिन, थोड़ा 1-2 घंटा के बाद, यानी कि आज समझ में आएगा, नहीं तो कल समझ में आएगा। लेकिन अगर कल आए हुए होते, हालांकि स्टॉक मार्केट तो आज होना है तो कोई दिक्कत उतना होगा नहीं। सीधी सीधी बात है, वित्त बाजार से पैसा लेना है आपको उधार, तो जारी क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटीज, प्रतिभूति। इसीलिए बोलते हैं कि जब कभी भी आप नोट्स बनाइएगा तो थोड़ा सा पन्ना गैप रखिए, यानी कि पन्ना के बीच में थोड़ा जगह दीजिए, ताकि आपको हो सकता है कि कुछ छूटी हुई चीज़ हो तो उसको दोबारा लिखाया जा सके। लेकिन होगा नहीं, सब टाइट फिलिंग करते हैं। टाइट फिलिंग मतलब एक पन्ना में एक लाइन लिखा, उसी में गुजार करके सट्टा करके एकदम कंठ में सटा करके लिखता है। अरे यार थोड़ा सा गैप रखो यार। लिखिए लिखिए, टी बिल डिस्काउंट रेट पर बेचा जाता है, टी बिल डिस्काउंट रेट पर बेचा जाता है। ए भाई, टी बिल, ए भाई, टी बिल 25,000 का सरकार ने जारी किया है, जनता को बेचेगा किस रेट पर? डिस्काउंट रेट पर बेचा जाता है, लेकिन सरकार उसे, सरकार, शहर की लड़की, सरकार उसे किस रेट पर खरीदेगी? फेस वैल्यू पर। अब लिखो, ठीक है, अच्छा लड़की है तू। टी बिल डिस्काउंट रेट पर बेचा जाता है, जबकि सरकार उसे फेस वैल्यू पर खरीदती है। क्या यहां पर कहीं भी, ए बाबू, क्या यहां पर कहीं भी ब्याज की बात चल रही है? क्या ब्याज की बात चल रही है? नहीं ना। अगला पॉइंट में लिखिएगा, अतः, सुनिए पहले, अतः टी बिल को कहा जाता है जीरो कूपन रेट। क्या कहता है? जीरो कूपन सिक्योरिटी। लिखिए, अतः टी बिल को ही कहा जाता है जीरो कूपन सिक्योरिटीज। अब जीरो कूपन सिक्योरिटीज क्या होती है आगे समझ में आएगा, फिलहाल थोड़ा सा बता देते हैं। चूंकि यहां पर ब्याज की बात नहीं चल रही है, इसलिए टी बिल को क्या कहा जाता है जी? जीरो कूपन सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, तो हमको लगा कि ये छोड़ना आसान नहीं होगा, तो लिख देते हैं। अब कूपन सिक्योरिटीज क्या होता है मालूम है? बाबू सुन लो, पहले गौर से सुनो, यहां पर ज्यादा सुनना है। देखिए, कोई कंपनी अगर सिक्योरिटी जारी करती है, सुनो,
कोई कंपनी अगर सिक्योरिटी जारी करती है या कोई भी अगर प्रतिभूति जारी करता है, तो प्रतिभूति अगर इंटरेस्ट पर जारी हो तो उस प्रतिभूति पर जारी इंटरेस्ट को ही क्या कहते हैं? कूपन रेट। क्या कहते हैं? कूपन रेट। तो बोलो, क्या ये इंटरेस्ट पर जारी हुआ है आखिर सीधा सीधा मुनाफा हुआ है अंतर के आधार पर? ये कैसे? क्या ब्याज के आधार पर मुनाफा हो रहा है क्या? इसलिए इसको क्या बोला जाता है? जीरो कूपन सिक्योरिटी। आगे समझेंगे हम लोग। दूसरा देखो, दूसरा सिक्योरिटी तुम्हारा क्या था? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यही था ना जी। इसको हम लोग क्या बोलते थे? सीडी, है ना। अब बोलो बाबू, ये कौन जारी करता है? कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान जारी करता है। कितने दिनों के लिए? मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 364 दिन के लिए। कितने रुपए का? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम कितना भी, लेकिन 1 लाख के मल्टीपल में। तो सपोज करिए कि मान लीजिए कि ये है सीडी पेपर, ये है सीडी पेपर, एक सीडी पेपर है। इस सीडी पेपर को किसी बैंक ने जारी किया है, ठीक है। इसका जो फेस वैल्यू है मान लो 1 लाख रुपया, और इसका जो ये है आपका फेस वैल्यू, और इसका जो डिस्काउंट रेट है ये है मान लीजिए कि 95,000। कितना है जी? 95,000। और ये जारी हुआ है कितने दिन के लिए? तो मान लीजिए सपोज करिए ना 280 दिन के लिए। सपोज करिए 280 दिन। सुनिए पहले बात को। अब ये सीडी पेपर कौन जारी करता है? इस पेपर, ये सिक्योरिटी पेपर है, इसको जारी करके पैसा उगाही की जाती है मनी मार्केट से। इसको जारी कौन करेगा? कोई बैंक या वित्तीय संस्थान करेगा ना। तो मान लीजिए कि किसी आदमी ने 1 लाख, ये जो है ना, कोई बैंक 1 लाख का फेस वैल्यू का सीडी पेपर मार्केट में जारी किया है, मनी मार्केट में। और ये जो है कोई जनता अगर खरीदेगी, जनता या कोई संस्था अगर इस चीज को खरीदेगी तो वो किस वैल्यू पर? बैंक बोलेगी कि बेटा 1 लाख का हमारा ये सिक्योरिटी पेपर है, जिससे तुम्हें हम 95,000 पर दे रहे हैं, लेकिन तुम 280 दिन के बाद हमको अगर वापस करोगे तो हम किस वैल्यू पर लेंगे? फेस वैल्यू पर लेंगे। तो बोलो, यहाँ भी किसी प्रकार का ब्याज का चर्चा है? नहीं। किसका चर्चा है? मुनाफा का, अंतर का मुनाफा है। उसी तरीके से एक और पेपर था जिसका नाम था कॉमर्शियल पेपर। नाम है ना, कॉमर्शियल पेपर। ये कल डिटेल में समझाए थे। इसको क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं, जमा पत्र भी बोलते हैं, ये वाणिज्यिक पत्र भी बोलते हैं। तो ये कौन जारी करता है? मालूम है ना, कोई कॉर्पोरेट जारी कर सकता है, जैसे अडानी, अंबानी, कोई भी जो बड़े घराना है, औद्योगिक घराना, वो जारी करता है। और कितने दिनों के लिए जारी करता है? तो मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 364 दिन है, जो कि मनी मार्केट का कहानी चल रहा है। और कितने रुपए की? तो 5 लाख न्यूनतम और मैक्सिमम 5 लाख के मल्टीपल में, है ना। तो मान लीजिए कि कोई कंपनी, मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी है, रिलायंस जो कंपनी है ना, इसने सीपी जारी किया। ये है आपका सीपी। इस सीपी का है 5 लाख फेस वैल्यू। कितना है जी? फेस वैल्यू 5 लाख। और डिस्काउंट पर हमको 4.80 लाख में मिल रहा है, यानी कि हमें 4,80,000 में जनता को मिल रहा है। ये कौन सा रेट है तुम्हारा जी? डिस्काउंट रेट है। क्या है? डीआर है, डिस्काउंट रेट है। और जनता यहाँ पर इसको खरीद लेगी, जनता या मान लीजिए कोई संस्था इसे खरीद लेगी। तो आप ही बताना, जनता इसे किस रेट पर खरीदेगी? डिस्काउंट रेट पर। और मैच्योरिटी मान लीजिए, सपोज करिए कि 280 दिन है मैच्योरिटी। तो 280 दिन के बाद यही जनता अगर ये सीडी पेपर इसको बेचेगी, किसी बैंक को बेचेगी, वापस करेगी, तो बोलो वो कौन से वैल्यू पर? फेस वैल्यू। तो क्या यहाँ भी किसी भी ब्याज का चर्चा है? नहीं। हमको लगता है मनी मार्केट में आप अच्छे तरीके से सारी बातों को समझ गए होंगे। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन होता है? बता दिया था ना कल, आरबीआई होता है, जबकि कैपिटल मार्केट का एससेबी होता है। कैसे? आगे समझते हैं। इसी मुद्रा मार्केट में एक चीज़ और है, इसी मनी मार्केट में एक चीज़ और है जिसका नाम है कॉल मनी मार्केट। इसको भी समझ ही लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉल मनी मार्केट ये क्या होती है? कोई बताएंगे? ये मुद्रा बाजार का ही एक मार्केट है, कॉल मनी मार्केट। इसको भी बताना कल भूल गए थे। अब भूल क्या गए थे, टाइम ओवर हो गया था। तो बोलिए कॉल मनी मार्केट क्या होती है? मालूम है? मालूम है? ये मुद्रा बाजार का ही हिस्सा है। आप इसको लिख लीजिएगा आज वाला में। क्या होती है कॉल मनी मार्केट? तो देखिए बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर कुछ जनता है जिसके पास क्या है जी? पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर और कुछ लोग हैं, यहाँ पर और कुछ जनता है जिसे पैसों की क्या है? पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत है। इसे क्या है? आसान भाषा में समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, यानी कुछ लोगों का समूह है जिसे पैसों की क्या है? जरूरत है। पैसों की जरूरत है। और यहाँ है तुम्हारा आरबीआई, और इस आरबीआई में ये दोनों लोग क्या है जी? रजिस्टर्ड है। क्या है? दोनों लोग रजिस्टर्ड है। अब इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए
कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, सब कुछ समझ में आ जाएगा एक लाइन में। ये सब मनी मार्केट का हिस्सा है। कैसे बता देते, देखिए मनी मार्केट में यहां पर लोगों का समूह है जिसके पास पैसा अपार है, जो निवेश करके माल कमाना चाहता है। उसी मार्केट के बगल में जनता का एक और समूह है, लोगों का एक और समूह है जिसे पैसों की जरूरत है। अब देखिए क्या करेगा, ये सीधे इसको कॉल करेगा, फोन पे क्या करेगा, इसको कॉल करेगा कि कॉल करके कहेगा दे रे भैया 5,000 करोड़ तुम दे दो। कितना हजार करोड़ दे दो? 5,000 करोड़। तो मान लीजिए कि यहाँ जो जनता ए है, इस ए जनता ने इसे 5,000 करोड़ रुपया दे दिया। किसको? जिस लोगों ने यहाँ से मांगा था उसको कितना रुपया दे दिया? 5,000 करोड़। लेकिन ये 5,000 करोड़ जो है ना, ये 24 घंटा के लिए दी जाती है। 24 घंटा के लिए क्या दी जाती है? कितने दिन के लिए? 24 घंटा के लिए। 24 घंटा के लिए दी जाती है। तो बोलिए, बता देते हैं, सुनिए। वह लेन देन जो 24 घंटा के लिए हो वो किस मार्केट का हिस्सा होगा? कॉल मनी का। और बोलो बाबू, 1 बरस से कम है, और 1 बरस से कम का लेन देन है तो ये मनी मार्केट का हिस्सा होगा कि कैपिटल मार्केट का? मनी मार्केट का। अब आगे एक चीज एक से और समझ लीजिए। देखिए आप इसको लिख लो, एक लाइन लिखो तो जरा सा, कॉल मनी मार्केट। आगे बढ़ जाएंगे फिर बाद में, उसी मुद्रा मार्केट में ही लिखना है। लिखिए, ऐसा मुद्रा बाजार, कॉल मनी मार्केट में लिखिए जल्दी से, ऐसा मुद्रा बाजार जहां 24 घंटे के लिए पैसों की लेन देन होती है। ऐसा मुद्रा बाजार जहां पैसों की लेन देन कितने घंटे के लिए होती है? 24 घंटे के लिए होती है। बाकी इस फिगर को आप बना लीजिएगा। देखिए क्या समझे, जैसे यहां पर कुछ लोग है बाबू, यहां पर कुछ लोग है, उसे पैसे की जरूरत है, कॉल करेगा। यहां पर जो बैठा हुआ लोग है, सुनो ना यार, यहां पर जो लोग बैठा हुआ है वो उसे तुरंत पैसा दे देगा। तो बोलो ये जो लेन देन चल रहा है, इन लेन देन के पीछे निगरानी किसकी है? आरबीआई की। अब आप ही बताइए, कोई आदमी यहां से पैसा मांगा और ए ने 5,000 करोड़ दे दिया 24 घंटा के लिए, भरोसे पर दिया है कि बिना भरोसे का? भरोसे पर दिया है। किस पर दिया है? भरोसे पर। इसका मतलब है कि 24 घंटे के लेन देन के लिए जो मुद्रा मार्केट का जो हिस्सा है, मुद्रा मार्केट में जो अंग है, उस अंग को ही क्या कहते हैं? कॉल मनी मार्केट कहते हैं। आगे देखो, दूसरा पॉइंट यहां पर समझिएगा। दूसरा देखिए, कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट में पैसों का रन 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है। कैसे? तो देखिए, कॉल मनी में पैसों का लेन देन यानी कि पैसों का रन यानी कि पैसा जाता और आता है कितने तरीके से? 2 तरीके से। अगर 24 घंटे के लिए लेन देन हुआ तो इसको क्या कहेंगे? कॉल मनी। क्या कहेंगे इसको? कॉल मनी। जब 2 से 14 दिन के लिए, 2 से 14 दिन के लिए लेन देन हो तो इसको कहेंगे नोटिस मनी। इसको क्या कहेंगे? नोटिस मनी। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी बता देते हैं। देखिए, पूछेगा कॉल मनी मार्केट क्या है, तो क्या बोलोगे? वैसा मुद्रा बाजार का वैसा हिस्सा या वैसा अंग जिसे जहां 24 घंटे के लिए भरोसे पर लेन देन की जाती है। अब कॉल मनी में पैसों का रन 2 प्रकार से होता है, पैसों का लेन देन 2 प्रकार से होता है। कैसे? अगर 24 घंटे के लिए पैसा का लेन देन हुआ तो वो क्या कहलाएगा? कॉल मनी। अगर 2 से लेके 14 दिन के लिए पैसों का लेन देन हुआ तब क्या कहेंगे? उसको नोटिस मनी। बस बात खत्म। उतारो इसको, फिर आगे हम लोग आएंगे मुद्रा बाजार पे, ये वाला कैपिटल मार्केट पे। इसको उतार लीजिए जल्दी से।
लिख चुके हैं? आगे बढ़ जाएं? चलिए अब सीधे आते हैं हम लोग। एक मार्केट को हमने डिटेल में कर चुका है। अब बोलो जी, क्या मनी मार्केट से संबंधित किसी को कोई समस्या है? हमको लगता है कि सभी लोगों के आंख चमक, जो लोग कल आया होगा उसका आंख बहुत चमक रखा है, उसको पहली बार ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी जो दूसरा मार्केट जाएंगे वहां पर और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उस वहां पर हमको स्टॉक एक्सचेंज को समझना है, तो आसान हो जाएगा। अगर 24 घंटे के लिए हुआ तो क्या कहलाएगा? कॉल मनी। और उसी कॉल मनी मार्केट में अगर पैसों का लेन देन 2 से 14 दिन के लिए हुआ तब उसको क्या कहेंगे? नोटिस मनी। क्या कहेंगे? नोटिस मनी। अब अगर कोई प्योर बैंक वाला स्टूडेंट होगा, बैंकिंग क्षेत्र का परीक्षा देने वाला होगा, तो उसके लिए तो ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल में है। बट अगर कोई हमारे भाई बहन दरोगा फरोगा इधर जनरल बैंक को छोड़ करके बाकी कंपटीशन की तैयारी करने वाले होंगे तो उसके लिए तो कल ही इसका जितना बता दिए थे वही आपका क्या था? मोर देन सफिशिएंट। बट आपको इतना जानकारी होना चाहिए। आइए अब आपका आज कौन सा मार्केट चलने वाला है? कैपिटल मार्केट। तो हेडिंग डाल लेना, आज इसको पीला कलर से लिखते हैं। यही ठीक है। क्या लिखे हैं? कल हम लोगों ने क्या खत्म किया था? मनी मार्केट। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? कैपिटल मार्केट। तो इसकी पूरी बारीकियों को समझेंगे। बस कुछ नहीं है, ये कल वाले चीज़ को अगर समझ गए ना कि भैया वित्त बाजार से पैसा का लेन देन होगा, लेकिन किसके माध्यम से? उपकरण क्या है? सिक्योरिटीज, प्रतिभूति। ये बात अगर समझ गए तो आपका शेयर भी एक क्या है? एक प्रतिभूति ही तो है। बॉन्ड क्या है? एक प्रकार का सिक्योरिटी ही तो है, प्रतिभूति तो है। सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए किसको कहेंगे कैपिटल मार्केट? कोई बताएंगे? तो देखो बता देते हैं। ऐसा वित्त बाजार जहां पर पैसों का लेन देन लॉन्ग टर्म के लिए यानी दीर्घ काल के लिए होता है, अर्थात 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए होता है, वैसे मार्केट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कैपिटल मार्केट। तो अब लिखना नहीं है आप लोगों को। देखिए हम लिखते हैं वह बाजार जहां पैसों का लेन देन लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म यानी इसको क्या कहते हैं? दीर्घकाल, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सुनिए, कैसा वित्त बाजार? वह वित्त बाजार या वह बाजार जहां पर पैसों का लेन देन कितने दिन के लिए होता है जी? लॉन्ग टर्म के लिए। और जब शॉर्ट टर्म के लिए लेन देन होता था तो किस मार्केट का हिस्सा था वो? मनी मार्केट का। अब कैपिटल मार्केट का मतलब है कि वह बाजार जहां पैसों का लेन देन, हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है स्पीड में लिखने के कारण, इसको आप अच्छे से लिख पाते हैं ना? तो वह बाजार जहां पैसों का लेन देन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है यानी दीर्घकालीन होता है या दीर्घकाल के लिए होता है। अब कितने दिन के लिए? तो क्या कहोगे? 1 वर्ष से अधिक दिनों के लिए। अधिक दिनों के लिए, क्योंकि 1 वर्ष से कम दिन के लिए पैसों का लेन देन होगा तो वो कैपिटल मार्केट में नहीं होगा। कहां पर होगा? मनी मार्केट में। और 1 वर्ष से ज्यादा अवधि के लिए अगर पैसों की लेन देन होती है तो वो कहां पर होगा? कैपिटल मार्केट में। ठीक है, आगे देखो। कैपिटल मार्केट का, जैसे कल आपको बताए थे कि मनी मार्केट का रेगुलेटर, तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर यानी नियंत्रक, इसका जो नियंत्रक है वो कौन होता है? सेबी। क्या होता है? सेबी। अब ये सेबी क्या है? तो देखो इसको क्या कहते हैं? सेबी का मतलब यहां समझ लीजिए, आगे हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे इस बात को। सेबी का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है। सेबी का पूरा नाम क्या है?
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जिस प्रकार से मनी मार्केट का रेगुलेटर नियंत्रक आरबीआई था, आरबीआई के गाइडलाइन में सारी काम चलती थी, उसी प्रकार से ये जो कैपिटल मार्केट है जहां पर पैसों का लेन देन 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए होता है, तो इसका जो है ना कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, तो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन है रेगुलेटर इसका जी? सेबी है। कौन है? सेबी। सेबी का मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बाकी सेबी के बारे में आगे पूरा डिटेल में कहानी समझेंगे कि कब स्थापना हुई, 88 में स्थापना हुई थी, 92 में इसे कानूनी पावर मिला था, ये क्या काम करता है, बाकी बात सारे आगे है। क्लियर है? अच्छा बाबू, ये एक कैपिटल मार्केट है, यहां भी पैसों का लेन देन होता है, लेकिन लेन देन होगा कैसे? यहां भी लेन देन सिक्योरिटीज मतलब प्रतिभूतियों के माध्यम से होता है। प्रतिभूतियों के माध्यम से होता है। यहां भी लेन देन कैसे होता है? कैसे होता है लेन देन? नहीं लिखो रे घड़ी वाला, एकदम पन्ना नीचे कॉपी नीचे रखो। ग्रुप में नहीं जुड़े हो ना तो जुड़ जाना, समझ रहे ना। अब देखो हम यहाँ पर लिखा रहे हैं, हम आपको देखो ना पसीना पसीना होकर समझा रहे हैं। आप अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत लोगों को समझ में कहाँ आता है। तो इस कॉपी में किताब में लिखा रहता है, लोग बता देता है, लेकिन आपको काम चलेगा उससे नहीं ना। आपको बारीकी समझना पड़ेगा ताकि घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे तो गलती ना हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कलम को नीचे रखना पड़ेगा। देखिए, अरे बाबू मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, तो फाइनेंशियल मार्केट में लेन देन कैसे होगा? सिक्योरिटी जारी करके। तो मनी मार्केट में पैसा उगाही करनी थी 1 वर्ष से कम अवधि के लिए, तो हम लोगों ने क्या जारी किया था? सिक्योरिटी पेपर, सिक्योरिटी प्रतिभूति जारी किए थे। तो उसी प्रकार से कैपिटल मार्केट में 1 वर्ष से अधिक दिनों के लिए आपको पैसा चाहिए। जैसे हमको अगर 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पैसा चाहिए तो हमको जाना पड़ेगा कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट में भी हमको पैसा प्राप्त करने के लिए जारी करना पड़ेगा। यहां भी लेन देन के लिए क्या जारी करना पड़ेगा? किसके माध्यम से आपको पैसा मिलेगा? सिक्योरिटीज के माध्यम से पैसा मिलने वाला, यानी प्रतिभूति के माध्यम से। जैसा प्रतिभूति वो था वैसा ही ये भी है, बट वो था मुद्रा बाजार का प्रतिभूति, और यहां पर आएगा कौन सा बाजार का? कैपिटल मार्केट का। समझ रहे ना। तो वित्त, ये जो कैपिटल मार्केट है, यहां भी लेन देन कैसे होगा? सिक्योरिटीज के माध्यम से, प्रतिभूतियों के माध्यम से। प्रतिभूति आप आपको कल ही बताए थे कि बाबू जिसे पैसे की जरूरत है वही जारी करता है। जिसे पैसे की जरूरत है वही जारी करता है। क्या? सिक्योरिटी। जैसे हमको पैसे की जरूरत है तो हम ही जारी करेंगे। सरकार को पैसे की जरूरत है तो सरकार जारी करेगी। किसी कॉर्पोरेट को पैसे की जरूरत है तो कॉर्पोरेट जारी करेगी। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो जारी करेगा। किसी बैंक को 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पैसा चाहिए तो कैपिटल मार्केट में जाकर के उसे भी क्या जारी करना पड़ेगा? क्या जारी करना पड़ेगा जी? सिक्योरिटी जारी करना पड़ेगा। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको। यानी क्या समझे कि ये ऐसा बाजार है जहाँ पर लेन देन कितना दिन के लिए होता है? 1 वर्ष से अधिक दिन के लिए होता है। और कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर है, नियंत्रक है, इसको नियंत्रण कौन करता है? सेबी करता है। तीसरी बात कि सेबी क्या है, फुल फॉर्म बता दिया, आगे इसकी पूरी कहानी है। और यहाँ भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या लिखे हैं। यहाँ भी जो लेन देन होगा बाबू, ये जो लेन देन होगा ना, वो कितने दिनों के लिए होगा? यानी लेन देन किस माध्यम से होना है? सिक्योरिटीज के माध्यम। क्या यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? अब आगे देखो। अब ये जो कैपिटल मार्केट है बाबू, ये जो कैपिटल मार्केट है, इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, यही लिखते हैं कैपिटल मार्केट। इसके कई हिस्से हैं। जैसे आपको याद करिए, मनी मार्केट के 2 हिस्से थे। कौन कौन? एक संगठित क्षेत्र और दूसरा गैर संगठित या असंगठित क्षेत्र था ना। उसी प्रकार से जो कैपिटल मार्केट है, जहां पर हम सिक्योरिटी को बेच करके, सिक्योरिटी जारी करके हम पैसा कमाते हैं या पैसा उधार लेते हैं, तो कैपिटल मार्केट के कितने हिस्से हैं? तो कैपिटल मार्केट के 4 हिस्से हैं। एक का नाम है परम बाजार, या इसी को क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ बाजार। इसको ऐसे लिखें, यही लिखते हैं कैपिटल मार्केट। कितना हिस्सा है इसका? 4 हिस्सा। एक का नाम क्या है? परम प्रतिभूति बाजार, प्रतिभूति बाजार, या इसी को क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ बाजार, श्रेष्ठ बाजार, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गिल्ड एज्ड
एज मार्केट या एज्ड मार्केट, गिल्ट एज्ड मार्केट क्या है आगे समझते हैं। कोई टेंशन नहीं लेना, हम है ना, एकदम टेंशन नहीं होगा, देख लेना, बता देते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसको कहते हैं औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज। देख रहे हैं ना, सिक्योरिटीज मार्केट। और इसके दो हिस्से होते हैं बाबू, इसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट, यानी इसके दो हिस्से हैं। प्राइमरी मार्केट यानी प्राथमिक बाजार क्या है, एक एक समझेंगे बात को। दूसरे का नाम है सेकेंडरी मार्केट। इस सेकेंडरी मार्केट का नाम क्या है? द्वितीयक बाजार। क्या नाम है? द्वितीयक बाजार। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये दो हिस्सा है, मेन कहानी इसी पर रन करने वाला है। ये सब तो एक लाइन का चीज है, मेन कहानी कहाँ पर रन करने वाला है? यहाँ पर आगे समझेंगे हम लोग। तीसरा है विकास वित्त संस्थान, यही था ना जी, यानी डेवलपमेंट फिनांशियल लिख दें, डेवलपमेंट या फिनांस लिख देते हैं, इंस्टीट्यूशंस। और आपको पता है, वैसे हम ये करा भी चुके हैं बैंक वाले चैप्टर में। हमारे यहाँ भारत के अर्थव्यवस्था के लिए या भारत में कुछ स्पेशल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को डेवलप कराती है। इनमें नाम पहले नंबर पर है नाबार्ड का, नाम सुने हो? नाबार्ड का नाम सुने होंगे। आईडीबीआई का नाम सुने हो, करा चुके हैं। उसके बाद सिडबी का नाम सुने हो, जहाँ लखनऊ इसका हेडक्वार्टर था। उसके बाद आप नाम सुने हो एनएचबी का, और आपने नाम सुना है एक्जिम बैंक का। तो ये सब क्या है? विकास वित्त संस्थान, डेवलपमेंट फिनांस इंस्टीट्यूशंस है। ये क्या है आगे समझेंगे। वैसे इसके बारे में डिटेल में आपको बैंक वाले चैप्टर में हम करवा चुके हैं। और तीसरा नंबर में, 4 नंबर में जो है विकास वित्त या वित्तीय मध्यस्थ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वित्तीय मध्यस्थ। इसको क्या कहते हैं? फिनांशियल इंटरिम। क्या कहते हैं इसको? फिनांशियल इंटरिम। अब देखिए, समझिए बात को। देखिए, ये सब कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। इसका मतलब देखो, एक लाइन में दिमाग में एडजस्ट कर लो भैया कि कैपिटल मार्केट में अगर पैसों का लेन देन होना है तो 1 बरस से अधिक दिनों के लिए होगा। और दूसरी बात दिमाग में एडजस्ट कर लेना है कि पैसों का लेन देन होगा तो सिक्योरिटीज के माध्यम से ही होगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। क्या समझे? इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। तो चाहे आप इस मार्केट में जाओ, चाहे इस मार्केट में जाओ, चाहे इस मार्केट में जाओ, इसी के इस मार्केट में जाओ, चाहे इस मार्केट में जाओ, चाहे इस मार्केट में जाओ, जहां भी जाइएगा तो आपको पैसों का लेन देन 365 दिन से 1 बरस से अधिक दिनों के लिए ही होगा। और होने के लिए, पैसों के लेन देन करने के लिए एक ही चीज आवश्यक है, उसका नाम है सिक्योरिटीज। क्या नाम है? प्रतिभूति। समझ गए ना? चाहे किसी भी मार्केट में जाना हो, पैसा लाने के लिए आपको 1 बरस से अधिक के लिए आपको जारी करना पड़ेगा, आपको बेचना पड़ेगा। क्या बेचना पड़ेगा? सिक्योरिटी। तो आगे बढ़ जाएं तो पहला हेडिंग डालते हैं, क्या है तुम्हारा? परम प्रतिभूति बाजार। डाल दे हेडिंग। तो देखिए, पहला परम प्रतिभूति बाजार, इसी को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ बाजार। इसी को क्या कहते हैं? गिल्ट एज मार्केट। अब आपसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बता देते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि परम प्रतिभूति बाजार या गिल्ट एज्ड मार्केट, कभी कभी गिल्ट हिंदी में ही लिख के देगा गिल्ट एज्ड मार्केट, इसको ऐसे लिख के देगा, गिल्ट एज्ड मार्केट। तो क्या एक ही बात ना है जी? एक ही बात ना है। अब आपसे पूछेगा कोई कि गिल्ट एज मार्केट मनी मार्केट का हिस्सा है कि कैपिटल मार्केट का, तो अब कौन बोलेंगे? किसका हिस्सा है? कैपिटल मार्केट।
इसका मतलब है कि जब कैपिटल मार्केट का हिस्सा है तो यहां से भी लेन देन होगा तो एक बरस से अधिक के लिए होगा, और लेन देन करने के लिए चाहिए क्या? सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसा वित्तीय बाजार को, किस प्रकार के कैपिटल मार्केट को हम प्रतिभूति, परम मतलब एकदम बड़ा लेवल का, एकदम श्रेष्ठ बढ़िया आदमी, श्रेष्ठ बाजार का मतलब वैसा बाजार जहां पर खतरा ना हो, किसको कहेंगे? तो देख लीजिए, वैसा कैपिटल मार्केट जहां पर प्रतिभूतियों को बेचा जाता है आरबीआई द्वारा समर्थित। फिर से सुन लीजिए, वैसा कैपिटल मार्केट जहां पर प्रतिभूतियों को जारी की जाती है और उस प्रतिभूति में समर्थन किसका होता है जी? आरबीआई का। तो आरबीआई द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों के बाजार को ही क्या कहते हैं? अब देखो, प्रतिभूति बाजार है तो प्रतिभूति को बेच करके क्या उगाही होगी? पैसे। तो लिख दें आरबीआई द्वारा समर्थित सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को ही, या प्रतिभूतियों को ही क्या कहा जाता है? गिल्ट एज मार्केट कहा जाता है। गिल्ट एज मार्केट कहा जाता है। सुन लीजिए, फिर से समझा देते हैं, एकदम देहाती भाषा में समझिए। देखो क्या है परम प्रतिभूति बाजार, क्या है श्रेष्ठ बाजार? अरे भैया, श्रेष्ठ देखो, प्रतिभूति बाजार है, इसका मतलब प्रतिभूति को बेचकर, प्रतिभूति को जारी करके क्या उगाही होगी? पैसा। लेकिन कौन सा प्रतिभूति, वो प्रतिभूति कैसा है? तो देख लीजिए, वह प्रतिभूति जिसे आरबीआई द्वारा समर्थन प्राप्त है, यानी आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको समर्थन करती है। तो आरबीआई द्वारा समर्थित सरकारी हो या गैर सरकारी प्रतिभूति बाजार को या प्रतिभूति को ही क्या कहते हैं? गिल्ट एज मार्केट कहते हैं। अब आप ही बताइए, तो अगर आरबीआई किसी प्रतिभूति को समर्थन दे रहा है तो बोलिए वहां पर रिस्क है क्या? अरे आरबीआई किसी प्रतिभूति को समर्थन दे रहा है तो जैसे अगर आपको पता चले कि आप जिस सिक्योरिटी को, जिस प्रतिभूति को खरीदने वाले हैं उसको आरबीआई ने समर्थन दिया हुआ है, तो क्या आरबीआई वाले समर्थित प्रतिभूति को तुरंत लोग खरीदेगा ना? अरे उसमें रिस्क है क्या? इसीलिए इसको बोलते हैं श्रेष्ठ बाजार। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है। क्या? इसमें रिस्क नहीं के बराबर है, और जब किसी बाजार में रिस्क नहीं के बराबर होता है तो वैसे ही बाजार को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ बाजार। अब आप बोलो तो क्या समझे इसमें? कोई कहेगा गिल्ट एज मार्केट क्या है, या कोई कहेगा परम प्रतिभूति बाजार क्या है, तो क्या बोलोगे? क्या बोलिएगा? वैसा बाजार या आरबीआई द्वारा समर्थित सरकारी और गैर सरकारी प्रतिभूतियों को ही क्या कहते हैं? या प्रतिभूतियों, इसको ऐसे भी सुधार करके लिखा जा सकता है। देखिए, आरबीआई द्वारा समर्थित सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को ही क्या कहते हैं बाबू? गिल्ट एज मार्केट कहते हैं। यानी सीधा मतलब है, यहां पर जो जारी करके पैसे की उगाही होगी तो लोग इस प्रतिभूति को लेना पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे रे आयुष? क्योंकि इस प्रतिभूति पर किसका समर्थन है? आरबीआई का। तो आरबीआई का समर्थन है, इसका मतलब लोग इस प्रतिभूति को तुरंत खरीदना पसंद करेंगे, और इसमें चूंकि रिस्क नहीं है तो लोग तुरंत खरीदना पसंद करेंगे। और रिस्क नहीं है तो बोलो यही है आपके लिए बेहतर बाजार, है कि नहीं है? तो वैसा प्रतिभूति जिसे आरबीआई का समर्थन प्राप्त हो, वैसे प्रतिभूति को क्या कहते हैं? किसी को कोई डाउट है? बोलो जी, निकिता बोलो। सबसे पहले तो गिल्ट एज मार्केट किस बाजार का हिस्सा है? कैपिटल मार्केट का हिस्सा। इसमें क्या होगा? सिक्योरिटी बेच करके, जारी करके पैसे की उगाही होगी ना। तो किस प्रकार के सिक्योरिटी बेचा जाएगा? वैसा सिक्योरिटी, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जिसे आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का समर्थन प्राप्त हो। चूंकि आरबीआई का समर्थन प्राप्त है तो इसमें रिस्क नहीं के बराबर है। और जब रिस्क नहीं होता है किसी भी बाजार में, आप जितना पैसा का खरीदते हैं, अगर वो पैसा 100% वापस होने के कगार पर है, सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ, तो बोलो इसमें रिस्क नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? हम श्रेष्ठ बाजार कहेंगे। किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ जाए। दूसरा तुम्हारा क्या है जी? दूसरा क्या है? औद्योगिक
प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट कहते हैं इसको, मार्केट। ठीक है, अब देखो बाप, सबसे पहले समझ लीजिए क्या है औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, इंडस्ट्रियल मार्केट। सबसे पहले ये भी मनी मार्केट, ये भी कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। इसका मतलब है कि यहाँ भी प्रतिभूति जारी करके उगाही की जाती होगी पैसा। तो यहाँ पर जो प्रतिभूति होते हैं वो कैसे कैसे प्रतिभूति हैं, वो कौन कौन से प्रतिभूति है, तो आगे समझते हैं। पहले समझ लीजिए, देखिए वैसा बाजार, या इसको ऐसे समझिए पहले, देखिए तब आगे बढ़ते हैं। देखो ये बाजार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक को क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट, और दूसरे को क्या कहते हैं जी? सेकेंडरी मार्केट। दूसरे को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट कहते हैं इसको। हिंदी में भी लिखा चुके हैं पहले ही, प्राथमिक बाजार और दूसरा है द्वितीयक बाजार। अब समझिए क्या है, सुनिए पहले। और ये जो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार है, प्रतिभूति बाजार है, इसका मतलब है कि प्रतिभूति को बेच करके ही क्या आना है? प्रतिभूति को जारी करके ही क्या आना है? पैसा आना है। कितने दिनों के लिए? 1 बरस से अधिक अवधि के लिए। इतना बात तय है। अब देखिए, जब कोई कंपनी या जब कोई प्रतिभूति पहली बार जारी हुआ है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, जैसे हम एक कंपनी चलाने वाले हैं, तो हम अगर पहली बार अपना प्रतिभूति जारी करेंगे, और उस प्रतिभूति को हम शेयर भी कर सकते हैं। शेयर भी एक प्रकार का क्या है? आपका प्रतिभूति है। आगे समझेंगे शेयर की बात। जब पहली बार कोई कंपनी या पहली बार प्रतिभूति को जब जारी की जाती है, तो वह किस मार्केट का हिस्सा है? प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है। यानी हम कह सकते हैं कि नए प्रतिभूतियों को क्या कहते हैं जी? नए प्रतिभूतियों को क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट। अब मान लीजिए आपने मेरा प्रतिभूति खरीद लिया, मान लीजिए कि हम रिलायंस कंपनी के चेयरमैन है, सपोज करिए, और हमने प्रतिभूति जारी किया, शेयर जारी किया, ये बच्चा ने शेयर खरीद लिया है। तो अब ये जो हमको बेचना चाहेगा तुरंत हम वापस लेंगे नहीं, हम तो टाइम मैच्योरिटी के बाद वापस लेंगे। लेकिन इसने जो प्रतिभूति खरीदा है हमसे, अगर इस प्रतिभूति को उसे रीसेल करना हो, दोबारा बेचना हो, तो कहाँ जाएगा? सेकेंडरी मार्केट में। तो लिखते हैं यहाँ पर, देखिए प्राथमिक बाजार, इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार। इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक बाजार। द्वितीयक बाजार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां, देखिए यहां समझिए, पहली बार जारी प्रतिभूतियों को जिस मार्केट में बेचा जाता है, और जब सिक्योरिटी को, प्रतिभूति को बेचते हैं तो क्या मिलता है आपको? पैसा। तो वही बात है, पहली बार जारी प्रतिभूतियों को जिस मार्केट में बेचा जाता है, वह मार्केट ही क्या कहलाता है? प्राइमरी मार्केट। क्या कहलाता है? प्राइमरी मार्केट कहलाता है। यानी हम ऐसा बोल दें कि नई प्रतिभूतियों को इसी मार्केट में क्या की जाती है जी? जारी की जाती है। तो कोई डाउट है? अच्छा, पहली बार जो प्रतिभूति जारी होती है ना, तो इस नई प्रतिभूति को, इस नई सिक्योरिटी को, प्रतिभूति को कहा जाता है आईपीओ। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कोई कंपनी पहली बार, जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है, पहली बार अगर शेयर जारी कर रही है, अरे शेयर को ऐसे समझना, शेयर भी एक प्रकार का क्या है? प्रतिभूति है। आगे पूरा डिटेल समझेंगे। तो मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी पहली बार अगर शेयर जारी कर रहा है, नया शेयर जारी कर रहा है मार्केट में, तो वो जो लोग खरीदेगा, वो कहाँ जाके खरीदेगा? प्राइमरी मार्केट में।
और देखिए यही है प्राइमरी मार्केट। पहले इसको समझिए, पर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए क्या लिखे हैं, पहली बार जारी प्रतिभूतियों को जिस मार्केट में बेचा जाता है वह मार्केट ही क्या कहलाता है, प्राइमरी। दूसरा, नई प्रतिभूतियों को इस मार्केट में जारी की जाती है। मतलब क्या है, पहली बार कोई कंपनी अगर नया शेयर जारी कर रही है तो किस मार्केट में जारी करेगी, प्राइमरी मार्केट में। और पहली बार जो नई प्रतिभूति को जारी किया जाता है इसे ही एक दूसरे भाषा में क्या कहा जाता है जी, आईपीओ कहा जाता है। क्या नाम है उसका, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, हिंदी में लिख दे, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। ठीक है, ठीक है। अब जैसे समझिए, एक चीज समझिए यहां पर, अब जैसा समझिए, सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, ए नामक व्यक्ति रिलायंस का शेयर को हम सीधा अभी क्या लिखेंगे, प्रतिभूति। ए नामक व्यक्ति रिलायंस का शेयर प्राइमरी मार्केट में खरीदा, प्राइमरी मार्केट में खरीदा। अब आप बताओ, पहली बार इसने खरीदा है प्राइमरी मार्केट में, लेकिन ए नाम का व्यक्ति जिसने रिलायंस का शेयर या प्रतिभूति प्राइमरी मार्केट में पहली बार खरीदा है, अब इसी ए नाम के व्यक्ति को उसके शेयर को तुरंत बेचना हो, क्या करके तुरंत इसके पास बेच सकता है, नहीं बेच सकता। यहां पर जारी की जाती है सिर्फ पहली बार। और अगर ए नाम के व्यक्ति को अपना प्रतिभूति बेचना होगा तो अब इस ए नाम के व्यक्ति को कहां जाना पड़ेगा, सेकेंडरी मार्केट में। कहां जाना पड़ेगा, सेकेंडरी मार्केट में। तो इसको समझते हैं। तो देखिए, पहले से जारी प्रतिभूतियों को जिस मार्केट में बेचा जाएगा, जिस मार्केट में बेचा या खरीद बिक्री होगा, ऐसे लिख दें, जिस मार्केट में बेचा जाएगा, ठीक है, बेचा जाता है, वही क्या कहलाता है जी, सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। वही तुम्हारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। अब बोलो, सुनिए, ये जो दूसरा बार आप मार्केट में, जब आप इसी शेयर को जब दूसरे जगह पर जाकर के बेचना शुरू करेगा तो वो मार्केट किसका हिस्सा होगा, सेकेंडरी मार्केट का। और पहले से जारी, देखो ये पहले से जारी है ना जी, इसने प्राथमिक मार्केट में पहले से जारी जो शेयर है या प्रतिभूति है, उसको पहले से जारी शेयर को हम जिस मार्केट में बेचेंगे उस मार्केट का क्या नाम होगा, सेकेंडरी मार्केट। और इसे एफपीओ भी कहा जाता है, एफपीओ कहा जाता है, एफपीओ कहा जाता है। अब ये एफपीओ क्या है, इसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्या कहते हैं, अब आपसे पूछेगा कि एफपीओ किस बाजार का हिस्सा है, सेकेंडरी का कि प्राइमरी का, सेकेंडरी का। और आईपीओ किसका हिस्सा है, फर्स्ट प्राइमरी का। अब एक लाइन में समझो, थोड़ा सा यहां पर मामला गरमाया होगा लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक लाइन समझो। ये जो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार है, यहां भी ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। इसका मतलब यहां करके क्या उगाही किया जाएगा, पैसा। तो इसके दो हिस्सा है, क्या हिस्सा है, एक है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट किसको बोलते हैं, जब कोई कंपनी या जब कोई नया प्रतिभूति जारी होता है, पहली बार कोई प्रतिभूति या सिक्योरिटी या शेयर जारी होता है, वह किसका हिस्सा होगा, प्राइमरी मार्केट का। लेकिन उसी जारी प्राइमरी मार्केट में पहली बार जारी शेयर को या प्रतिभूति को अगर दोबारा रीसेल करना होगा, दोबारा बेचना होगा, तो कहां जाना पड़ेगा हमको, शेयर बाजार में। हमको कहां जाना पड़ेगा, सेकेंडरी बाजार में जाना पड़ेगा। तो बोलिए, तो ये जो शेयर है या ये जो प्रतिभूति है, इसकी खरीद बिक्री कहां हो रही है, पहली बार जारी तो हो रही है प्राइमरी मार्केट में, लेकिन खरीद बिक्री कहां हो रही है, सेकेंडरी मार्केट में ना। तो इसीलिए हम आगे लिख देते हैं, अतः सेकेंडरी मार्केट को ही कहा जाता है क्या, स्टॉक मार्केट, या इसी को कहते हैं शेयर मार्केट,
शेयर मार्केट, या इसी को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। क्या कहते हैं इसको? स्टॉक एक्सचेंज, या इसी को कहते हैं इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट। तो आप ही बोलना, जरा सा सुन लीजिए बात को। देखो होता क्या है कि आप लोगों के पहली बार ये पढ़े होंगे तो समझ में थोड़ा सा देरी से आएगा, लेकिन देरी से क्यों आएगा? एक के लाइन तो हम बता दिए हैं। अरे ये भैया इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट है, कैपिटल बाजार का हिस्सा है। यहाँ भी अगर लेन देन करना होगा ना तो हमें सिक्योरिटी जारी करना पड़ेगा, और सिक्योरिटी जारी करके हमको पैसे प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ इस बाजार के दो हिस्सा है। कौन कौन? जब हम नया सिक्योरिटी जारी करेंगे तो किस मार्केट में जारी करेंगे? प्राइमरी में। इसको क्या कहते हैं? आईपीओ। अब हमने किसी का शेयर खरीदा, किसी का प्रतिभूति खरीदा, लेकिन उसको हमको रीसेल करना है, दोबारा बेचना है। कहाँ जाना पड़ेगा? सेकेंडरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में देखिए ना, पहले से जारी, यहाँ जो जारी हुआ था, पहले से जारी प्रतिभूतियों को, दैट मीन्स की सिक्योरिटीज को, दैट मीन्स की शेयर को, तो पहले से जारी प्रतिभूतियों को जिस मार्केट में, ऐसे लिखना, जिस मार्केट में खरीद बिक्री की जाती है, खरीद बिक्री की जाती है, उसे क्या कहते हैं बाबू? सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। अब आप ही बोलो बाबू, सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो जब आप पहले से खरीदा हुआ सिक्योरिटीज को खरीद बिक्री करते हैं, कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा, उस चीज को क्या नाम रखा जाता है जी? एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यानी कि पब्लिक ऑफर का मतलब, फॉलो का मतलब क्या है? यानी फॉलो का मतलब क्या है? अनुपालन करना। तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। दूसरा देखो, चूंकि पहले से जारी प्रतिभूतियों को, शेयर को यहाँ पर खरीद बिक्री किया जाता है, अतः इस सेकेंडरी मार्केट को ही क्या कहा जाता है? तो यहाँ देखो क्या कहा जाता है, कहा जाता है स्टॉक मार्केट, या इसी को क्या कहा जाता है? शेयर मार्केट, या इसी को क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज, या इसी को क्या कहते हैं? इक्विटी मार्केट। तो आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि शेयर मार्केट किस बाजार का हिस्सा है? तो पूंजी बाजार का। किसका हिस्सा है? पूंजी बाजार का। पूंजी बाजार में भी किसका हिस्सा? तो औद्योगिक पूंजी बाजार का। इसमें भी किसका? सेकेंडरी मार्केट का। क्या कहीं भी कोई टेंशन होना है? कोई टेंशन होना है? नहीं होना है। बोलो तो, यहाँ पर कोई आदमी बोलो तो, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार क्या है? बोलिए जरा सा, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार क्या है? जो समझे हैं वही बात बोलिए हमको। क्या समझे? बोलो जी। अरे ऐसा कैपिटल मार्केट जहां पर सिक्योरिटी जारी करके पैसे की उगाही की जाती है। ये मार्केट चूंकि दो प्रकार के होते हैं, तो अगर पहली बार कोई प्रतिभूति जारी हुआ है, रे बाबू पहली बार हमने प्रतिभूति जारी किया तो इसने खरीदा, तो ये पहली बार हमने जारी किया और इस प्रतिभूति को इसने खरीदा ना, तो ये जो खरीदा प्रतिभूति थी, इसके बदले में हमको पैसा मिला ना। लेकिन इसी प्रतिभूति को, दैट मीन्स कि शेयर को, अगर ये दोबारा बेचना चाहेंगे तो इसको प्राथमिक बाजार में नहीं जाना पड़ेगा, सेकेंडरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में शेयर की खरीद बिक्री होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शेयर मार्केट। क्या कहते हैं इसको? शेयर मार्केट। बोलो यार, इसका समझो, जल्दी से बोलो, बोलो ना जी। नहीं, बुड़बक कहीं का, कंठ दर्द करता है, दारू पिए हुए का, कुंठित आदमी का पहला नेचर है, हम नहीं बोलबो, पहला नेचर वही है। खुला आदमी कौन होता है? अरे कुछ गलती हुआ, बोलो, बिंदास बोलो, या आयुष बोलो, हम नहीं बोलेंगे, हमारे तो कौन आदमी बोलेंगे? देखो लिखिता बोलो तो तुम, इसीलिए रिजल्ट होता, तुम्हारा रिजल्ट नहीं होता। गलत नहीं बोल रहे। आपका क्वालिटी डेवलप तब होगा, हम भी आशा से किसी को पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं कि आशा रहता है कि वो जवाब दे पाएगा। अभी कौन बात हुआ है? तुम्हारा तो साली अगर चप्पल चुरा लेगी तो चोरेला, हम बिन चप्पले के ससुराल से भाग जाओ। बुड़बक आदमी हो तुम, पढ़ने में तेज हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लेकिन क्वालिटी, अपनी क्षमता को बढ़ाओ। क्षमता को बढ़ाओगे परसों। चलो ठीक है, देखो छोड़ो, चलो तुम बोलो जी। हाँ हाँ हाँ, नहीं जोर से बोलो ना तनी को। ठीक है, तो बोल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? पहली बार कोई कंपनी अगर कहीं से प्रतिभूति जारी हुआ है,
वो किस मार्केट का हिस्सा है? प्राइमरी मार्केट का। जैसे हम रिलायंस कंपनी है, हमने एक शेयर जारी किया, इस बच्चा ने शेयर खरीदा, तो पहली बार मार्केट में जो शेयर को खरीदा, शेयर तो एक प्रकार का प्रतिभूति है, तो पहली बार जो ये शेयर खरीदा तो वो है प्राथमिक बाजार का हिस्सा। अब इस बच्चा को बेटी की शादी करनी होगी, शेयर बेचना चाहता होगा, तो तुरंत प्राथमिक बाजार में तो बिकेगा नहीं, तो शेयर की खरीद बिक्री होगा कहां दोबारा? तो पहले से जो प्रतिभूति यहां जारी हुआ है, उस प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री कहां पर होना है? सेकेंडरी मार्केट। और चूंकि खरीद बिक्री होना है तो इसको क्या कहेंगे? एफपीओ। और चूंकि यहां पर शेयरों की खरीद बिक्री होती है, इसलिए इस सेकेंडरी मार्केट को क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट कहते हैं। आगे बात करें तो चलो अगला देखो इस बाजार में ऋण प्राप्ति हेतु मुख्यतः तीन प्रतिभूतियां जारी की जाती है। फिर से सुन लीजिए, ये जो औद्योगिक वित्त, ये जो आपका मार्केट है, कौन सा है मार्केट आपका? ये बात तो छोड़ दो, ये तो सीधा मतलब हुआ कि पहली बार कंपनी ने शेयर जारी किया, प्रतिभूति जारी किया, तो वो हुआ प्राथमिक। अगर ये देखो ना, ए नाम का व्यक्ति ने रिलायंस का शेयर प्राइमरी मार्केट में खरीदा तो खरीद लिया। अब इस ए नाम के व्यक्ति को अगर उस शेयर को बेचना होगा तो प्राथमिक बाजार में नहीं जाके बेचेगा, ये बेचेगा कहां पर जाकर के? सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट में शेयर का क्या हो रहा है जी? खरीद बिक्री, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शेयर मार्केट। बात खत्म है। अब देखिए, ये ओवरऑल जो आपका औद्योगिक प्रतिभूति बाजार है, यहां भी बाबू कुल मिला के सिक्योरिटीज को बेचकर ही क्या कमाई जाएगी? पैसा। तो यहां तो लिखे हैं, इस बाजार में ऋण प्राप्ति हेतु मुख्यतः कितनी प्रतिभूति जारी होती है? मुख्यतया तो 3 प्रतिभूतियां जारी की जाती है। और इस 3 प्रतिभूति कौन कौन है? तो देखो, पहला का नाम है बॉन्ड, नाम सुने हो? बॉन्ड। दूसरे का नाम है डिवेंचर, नाम सुने हो? डिवेंचर का। और तीसरे का नाम है, और वो नाम है शेयर। नाम क्या है जी? शेयर। नाम सुने हो? शेयर। पूरी कहानी इस पर बताएंगे। तो बोलो, शेयर भी एक प्रकार का प्रतिभूति है। तो औद्योगिक बाजार में मुख्यतया कितने प्रकार के कितने सिक्योरिटीज को बेच करके धन प्राप्त की जाती है? 3 प्रकार। क्या क्या नाम है देखिए तो? बॉन्ड, दूसरा डिवेंचर, तीसरा शेयर। मुख्यतया यही 3 प्रतिभूति है जो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में बेच करके, जारी करके क्या प्राप्त की जाती है? ऋण प्राप्त की जाती है। और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार किसका हिस्सा है? कैपिटल मार्केट का। दैट मीन्स कि यहां पर धन का उगाही कितने दिनों के लिए होना है? 1 वर्ष से अधिक के लिए। तो इसको लिखे बॉन्ड के बारे में। बढ़ जाए आगे, तो आप बताओ, 2 बॉन्ड, डिवेंचर और शेयर क्या है जी? एक प्रकार का सिक्योरिटी है, एक प्रकार का प्रतिभूति है, जिसे औद्योगिक वित्त बाजार में, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में, दैट मीन्स कि कैपिटल मार्केट में बेच करके, जारी करके क्या प्राप्त की जाती है? पैसे प्राप्त की जाती है। बात समझ में आई होगी। तो आते हैं बॉन्ड पे। तो देखो, पहला क्या है आपका? बॉन्ड। बोलेंगे बॉन्ड के बारे में। नाम सभी लोग सुने होंगे कि बॉन्ड क्या है। नाम सुने होंगे ना कि बॉन्ड क्या है। क्या है बॉन्ड? कोई बोलेंगे बॉन्ड क्या है? बोलिएगा, बॉन्ड क्या है बोलिएगा। नहीं बोलिएगा तो कोई बात नहीं। देखो, कुछ नहीं है, समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बॉन्ड क्या एक सिक्योरिटी है? हाँ है। किस बाजार का है? कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट में भी किस बाजार का? औद्योगिक प्रतिभूति बाजार का। अब यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी से कोई मतलब नहीं। प्राइमरी का मतलब सीधा जहां पर पहली बार शेयर जारी होगा, और सेकेंडरी का मतलब उसी शेयर को जहां पर खरीद बिक्री होगा। बात समझ रहे ना? तो ठीक है। अब देखिए, ये बॉन्ड क्या है? तो यह कैपिटल मार्केट का क्या है? सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज का मतलब प्रतिभूति है। क्या है? प्रतिभूति है।
दूसरा, इसे लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी कहा जाता है, सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। क्या लिखे हैं बाबू? इसे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिक्योरिटीज बेच करके लंबे समय के लिए हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? धन प्राप्त करते हैं। क्योंकि कैपिटल मार्केट में धन कितने दिन के लिए मिलता है जी? लॉन्ग टर्म के लिए ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? थूक उड़ता है बहुत, समझे, बड़ा टेंशन में रहते हैं। चलो, इसे लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। देखो, इसे यानी बॉन्ड को इसे गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। क्या है समझा देते हैं। गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, अब देखिए इसको गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं? तो देखिए ये परंपरा की बात है। जैसे जब हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन करती थी ना, तो वो अपने ज़माने में बॉन्ड पेपर जारी करती थी। तो बॉन्ड पेपर जो ये होता था, बॉन्ड पेपर, इसके किनारे में जो है ना, इसके किनारे में ये जो किनारा है ना, ये किनारा में जो है ना गोल्ड कलर का, सुनहरा गोल्ड कलर का डिजाइन कर दिया जाता था। मतलब सुनिए, ब्रिटिश ज़माने में ब्रिटिश सरकार जो है ना बॉन्ड पेपर जब जारी करती थी, तो उसके किनारे में, किनारे को क्या कहते हैं? एज। क्या कहते हैं उसको? एज पर गोल्डन कलर का कलाकारी की जाती थी, पेंटिंग की जाती थी। कला देखते ना साइड में किनारे में जो है पेंटिंग की जाती थी। तो ये जो गोल्ड कलर का जो पेंटिंग की जाती थी, इसी को क्या कहते हैं? गिल्ड। इसको किनारा में किया गया है, इसको क्या कहते हैं? एज। इसलिए इसका नाम ही पड़ गया परंपरा के हिसाब से गिल्ट एज मार्केट। हालांकि उसको कोई लेने देना नहीं है। आप सीधा समझिए कि ये जो बॉन्ड है, यह कैपिटल मार्केट का क्या है बेटा? सिक्योरिटी है। अर्थात इसे बेच करके, इसे जारी करके पैसा प्राप्त की जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। और चूंकि इसे लॉन्ग टर्म के लिए जारी की जाती है, तो इसे लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी कहा जाता है। तीसरा, इसे गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। अब चौथा बात यहां पर समझिए। जैसे देखिए क्या होगा, सुनिए पहले। देखो, जैसे मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है, सपोज करिए कि गवर्नमेंट एक बॉन्ड जारी किया, तो मान लीजिए ये बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड है। सुनिए, गवर्नमेंट को किसकी जरूरत है? पैसों की क्या है? जरूरत। कितने दिन के लिए? 1 वर्ष से अधिक दिन के लिए पैसों की क्या है? जरूरत। सुनिए बाबू, गवर्नमेंट को, सरकार को, हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। गवर्नमेंट को यानी कि किसी भी सरकार को 1 वर्ष से कम पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएगा? मनी मार्केट में। 1 वर्ष से ज्यादा पैसे की जरूरत है तो कहाँ जाएगा? कैपिटल मार्केट में। तो गवर्नमेंट को 1 वर्ष से अधिक पैसे की जरूरत है, ये पैसों की जरूरत है 1 वर्ष से अधिक दिनों के लिए, तो ये क्या करेगा? बॉन्ड जारी करेगा। किस मार्केट में? ये बॉन्ड जारी करेगा। किस मार्केट में? कैपिटल मार्केट में। कहां जारी करेगा? कैपिटल मार्केट में। अब ये बॉन्ड क्या है? तो देखिए, यही है बॉन्ड पेपर। ये जो है ना, ये आपका है बॉन्ड पेपर। ये क्या है? आपका बॉन्ड पेपर है। इस पर यहां लिखा हुआ है, सपोज करिए कि ये लिखा हुआ है, सपोज करिए ना कि यहां लिखा हुआ है 5 लाख। कितना लिखा हुआ है? 5 लाख। तो बॉन्ड पर जितना वैल्यू लिखा होता है, इस वैल्यू को कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? फेस वैल्यू। जितना बॉन्ड पे लिखा हुआ है, फेस वैल्यू। और इस बॉन्ड पर इस बार जो इंटरेस्ट रेट रहेगा, बाबू याद करो, जब मनी मार्केट कोई भी सिक्योरिटी जारी करती थी तो वहां पर ब्याज की चर्चा नहीं होती थी। वहां पर क्या होती थी? डिस्काउंट वैल्यू। क्या होती थी? डिस्काउंट वैल्यू। तो 5 लाख का बॉन्ड है, जिसका 5 लाख दाम है इसका, तो जारी किया है 5 लाख, तो 5 लाख उसका क्या हुआ? फेस वैल्यू। और इस बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, और ये इंटरेस्ट रेट को ही, बॉन्ड पर लिखे इंटरेस्ट को ही क्या कहते हैं? कूपन रेट।
क्या कहते हैं? कूपन रेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कूपन रेट। आपसे पूछेगा कूपन रेट क्या है तो क्या बोलोगे? किसी भी बॉन्ड पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट लिखा रहता है, ब्याज का दर लिखा रहता है, उसे ही क्या कहते हैं? कूपन रेट। फिर से बोलो, कूपन रेट क्या है? बॉन्ड पर जो ब्याज का दर निर्धारण होता है उसको क्या कहते हैं? कूपन रेट। याद करिए, टी बिल में कोई ब्याज था क्या? नहीं, इसलिए क्या था? जीरो कूपन। तो मान लीजिए कोई रेट दिया गया है, ठीक है। अच्छा, जितने समय के लिए, यानी यहां पर टाइम मैच्योरिटी रहेगा, यानी टाइम मैच्योरिटी, गलत हो गया क्या? टाइम मैच्योरिटी क्या कहते हैं इसको? टाइम मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्व, जब वो बॉन्ड परिपक्व हो जाए। तो सपोज करिए कि ये हमने 10 बरस के लिए जारी किया, 10 बरस के लिए। तो ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है ना, इसको कहते हैं रैंडसम ईयर। क्या कहते हैं इसको? रैंडसम ईयर कहते हैं। अब जरा सा सुनिए क्या है कहानी। अब देखिए बेटा, समझो बॉन्ड क्या है? तो यह कैपिटल मार्केट का सिक्योरिटीज है, प्रतिभूति है। दूसरा, इसे लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी कहते हैं। क्यों लॉन्ग टर्म कहते हैं? क्योंकि इसके लंबे समय के लिए जारी की जाती है। शहर की लड़की मत लिखो। तीसरा, इसे गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बॉर्डर पर क्या होता है? सुनहरा गोल्ड कलर का पेंटिंग की जाती है। चौथा, अब समझना, यहां पर यही मेन चीज समझना है। मान लो गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है 1 बरस से अधिक दिनों के लिए, ये जाएगा कहां? वित्त बाजार। वित्त बाजार में भी केकरा पास? कैपिटल मार्केट पास। और कैपिटल मार्केट में वो क्या जारी करेगा? बॉन्ड। ये है आपका बॉन्ड पेपर। सरकार ने इस बॉन्ड पेपर पर सारी बात लिख रखी है कि ये बॉन्ड पेपर 5 लाख का है। वो क्या कहलाएगा? उसका फेस वैल्यू। अब इस बॉन्ड पेपर को खरीदेगा कौन? इसको खरीदेगा कौन? तो खरीदेगा कोई भी, यानी जनता भी खरीद सकता है, कोई संस्था भी खरीद सकता है। इसको खरीदेगा कौन? कोई जनता या संस्था। तो देखिए 5 लाख बॉन्ड जारी किया है, 5 लाख का। इस 5 लाख पर सरकार आपको कितना रेट से ब्याज देगी, कौन सा रेट से ब्याज देना है, वो ब्याज लिख देगी कि 10% ब्याज देंगे, 5% ब्याज देंगे, और कितने दिनों के लिए जारी होगा। तो टाइम मैच्योरिटी भी लिखा रहेगा। तो ये टाइम कितना दिन के लिए है जी? 10 बरस के लिए। अब अंदाजा लगाइए कि ये बॉन्ड ये व्यक्ति खरीद लिया, 5 लाख रुपया में ये व्यक्ति खरीद लिया ना। अब मान लो कितने बरसों के लिए है खरीदा है? 10 बरसों के लिए। यहां पर ब्याज है मान लीजिए कि 10%। इसका मतलब है कि 1 बरस में 1 लाख का 10,000, तब 5 लाख का कितना हो जाएगा? 50,000। और 10 बरस में कितना हो जाएगा? 5 लाख। 5 लाख तो सीधे इसका पैसा डबल नहीं हो जाएगा? तो देखो, अगर 10 बरस मैच्योरिटी पूरा होने के बाद ये व्यक्ति, ये जनता इस बॉन्ड पेपर को वापस करेगा। किसको? क्यों? किसको वापस करेगा? सरकार को। और जब वापस करेगा सरकार को, जिसने भी बॉन्ड 5 लाख में खरीदा था 10% रेट पर और 10 बरस के लिए बॉन्ड खरीदा था, तो पैसा तो वो तो खरीदा तो तुरंत पैसा इसको मिल गया। अरे जिस समय बॉन्ड बिका, इसका बॉन्ड यहां बिका, तुरंत इसको क्या मिल गया? इसको क्या मिल गया? पैसा मिला कि नहीं मिला? बोलिए। अरे जिस समय बॉन्ड बिका, जनता से तुरंत 5 लाख रुपया इसको मिला कि नहीं मिला? अब सरकार विभिन्न कामों में खर्च करेगी, जो भी काम करना है उसको करेगी। अब जब ये आदमी के पास में क्या है? बॉन्ड पेपर है। अब ये बॉन्ड पेपर मैच्योर कब होगा? 10 बरस में। तो 10 बरस में सपोज करिए कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये जो 5 लाख का वैल्यू है वो बढ़ करके मान लीजिए कि 8 लाख हो गया। तो 10 बरस के बाद यही जनता अगर इस बॉन्ड पेपर को वापस करेगी सरकार को, तो सरकार इसे कितना पैसा देगी? 8 लाख। तो बोलो 3 लाख रुपया इसका क्या हो गया? क्या हो गया? कमाई हो गया। क्या हो गया? कमाई हो गया। अब आप देखिए इसमें क्या है, कुछ है? बॉन्ड पेपर क्या है? क्या है बोलो जरा सा। बॉन्ड या बॉन्ड पेपर क्या है? कैपिटल मार्केट का सिक्योरिटीज है। क्या है? कैपिटल मार्केट का सिक्योरिटीज है, अर्थात जिसे बेच करके धन की उगाही की जाती है। दूसरा कि इसे लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय के लिए जारी की जाती है। तीसरा कि इसे गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। और चौथा, अब यहाँ पूरी कहानी यहीं पर डिपेंड है कि देखिए गवर्नमेंट को किसकी जरूरत है? अब इसको अच्छे से सजा के घर में लिखना है, समझ गए ना? गवर्नमेंट को किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है। वो जाएगा वित्त बाजार के कैपिटल मार्केट में।
और कैपिटल मार्केट में जाके क्या जारी करेगा? बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जारी कर दिया जिसमें 5 लाख लिखा हुआ है वैल्यू, फेस वैल्यू, इस पर कोई रेट लिखा रहेगा कि 10% की दर से या 5% की दर से आपको ब्याज देंगे, और समय लिखा रहेगा 5 वर्ष 10 वर्ष जितना वर्ष के लिए होगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड पेपर जनता ने खरीदा या कोई संस्था ने खरीदा, तो तुरंत जैसे ही इसने खरीदा, इसके तुरंत बदले में 5 लाख रुपया किसको मिला? अरे किसको मिला? सरकार को मिला। अब सरकार अपना काम करेगी, इन्वेस्ट करेगी, जो भी काम करना होगा करेगी, लेकिन टाइम पूरा होने के बाद अगर जनता इसी सिक्योरिटी या इस बॉन्ड पेपर को अगर यहाँ गवर्नमेंट के पास बेचेगा तो सरकार इसे क्या देगी वापस? को क्या देगी? पैसा। और पैसा क्या देगी? जितना में ली थी ये तो था फेस वैल्यू, और उस पर जितना ब्याज मिला होगा ब्याज जोड़ करके इसको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा। क्या बोलो, समझ में आया होगा बात? अब जरा सा बोलना, फेस वैल्यू क्या है? बोलना। बॉन्ड पर लिखा अंकित मूल्य ही क्या कहलाता है जी? फेस वैल्यू कहलाता है। कोई दिक्कत है किसी को? फेस वैल्यू कहलाता है। अरे कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा बोलना, कूपन रेट क्या है? अब सब बोलोगे कूपन रेट क्या है, बोलना जरा सा कोई आदमी। बॉन्ड पेपर पर या बॉन्ड पर लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज का दर ही क्या कहलाता है? कूपन रेट। तो लिख दें, बॉन्ड पर लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट ही, इसको अच्छे से लिखिएगा, इंटरेस्ट रेट ही क्या कहलाता है? कूपन रेट। क्या कहलाता है? कूपन रेट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, बॉन्ड जारी कौन करेगा? तो जिसे पैसे की जरूरत होगी। तो देखो, बॉन्ड जारी करता के आधार पर बॉन्ड के क्या प्रकार क्या लिखे हैं? बॉन्ड जारी करता, जो जारी करेगा, बॉन्ड जारी करता के आधार पर बॉन्ड के कितने प्रकार है? तो देखो बाबू, जैसे एक है गवर्नमेंट बॉन्ड, इसका मतलब है इसे कौन जारी करेगा? इसे गवर्नमेंट जारी करेगा। बात समझे हो ना? गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, वो सिक्योरिटी पेपर बॉन्ड जारी कर देगा। कहां पर? कैपिटल मार्केट में। पैसा क्या करेगा? उठा लेगा। देखो दूसरा, अगर आपको किसी कॉर्पोरेट में बड़का घराना, रिलायंस फिलायंस जितना भी देख रहे हैं, विप्रो, ये सब जो कंपनी है, अडानी ग्रुप्स, ये सब सारा जो बड़ा बड़ा कंपनी है, उसको क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड भी होता है। तो बोलो, कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन जारी करेगा? कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन जारी करेगा? जैसे रिलायंस कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है 1 बरस से अधिक दिनों के लिए, तो वह बॉन्ड जारी करेगा कैपिटल मार्केट में। कहां? कैपिटल मार्केट में। तो कॉर्पोरेट भी जारी कर सकता है, ठीक है। बात आगे समझे? अब इतना आसान भाषा में ना समझे में आए ना, तो समझ में तो आ ही गया होगा, जो थोड़ा सा भी होगा वो समझ में आएगा। अब मान लीजिए कि एक होता है इंटरनेशनल बॉन्ड। अब ये कौन जारी करता है? तो सुनिए, जैसे मान लीजिए भारत सरकार को देश में नहीं विदेश के बाजार में जाके बॉन्ड बेचना है, तब क्या करेगा? कौन सा बॉन्ड जारी करेगा? इंटरनेशनल बॉन्ड। यानी भारत सरकार पैसे की उगाही विदेशी बाजार से अगर करेगी तो किस तरह का बॉन्ड जारी करना पड़ेगा? इंटरनेशनल बॉन्ड। मान लीजिए कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फिनेंशियल बॉन्ड। मान लीजिए कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे LIC हुआ, GIC हुआ, या इस प्रकार का ढेर सारा कोई बैंक हुआ। जैसे इसको हम यहां पर लिख देते हैं, या आगे और समझेंगे। देखिए, एक होता है बैंक बॉन्ड। क्या होता है? बैंक बॉन्ड। तेरी जगह क्यों कम पड़ जाता है? स्पीड में लिखने के कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, अब देखो समझा देते हैं। देखो क्या लिखे हैं, बॉन्ड जारीकर्ता के आधार पर बॉन्ड के प्रकार, कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं। जैसे देखो, अगर सरकार को पैसे की जरूरत है तो सरकार जो बॉन्ड जारी करेगा उसको क्या कहेंगे? गवर्नमेंट बॉन्ड।
अगर किसी कॉरपोरेट घराने को, रिलायंस को, विप्रो को या इस प्रकार के टाटा को अगर पैसे की जरूरत होगी तो वो जो बॉन्ड जारी करेगा उसको क्या कहेंगे? कॉरपोरेट बॉन्ड। अगर कोई इंटरनेशनल, कोई भारत सरकार को अगर विदेशी बाजार में पैसा उगाही करना है, पैसा प्राप्त करना है विदेशी बाजार से, तो विदेशी बाजार में जाकर के भारत सरकार जो बॉन्ड बेचेगी उसको क्या कहेंगे? इंटरनेशनल बॉन्ड। अब इस बात को लिखना अपना कॉपी में, समझ गए ना? क्या लिखोगे इसमें बोलो तो? भारत सरकार विदेशी बाजार में बॉन्ड जारी करके जो पैसा उगाही करती है, जो पैसा प्राप्त करती है, उसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बॉन्ड। मान लो कोई फिनेंशियल बॉन्ड का मतलब हुआ भारत में ढेर सारा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे नाबार्ड है, LIC है, GIC है, IDBI है, सिडबी है, या कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे RRB है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जैसे सहकारी बैंक है। तो जो भी फिनेंशियल बॉन्ड है, यानी जो भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो उसको अगर पैसे की जरूरत होगी, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बॉन्ड। देखो कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अगर वो, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखो ना, जैसे मान लो LIC को हो गया, IDBI को हो गया, नाबार्ड को हो गया, इतना बात से आपको समझ में नहीं आएगा? ETC मार देते हैं, यानी LIC हो गया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, IDBI फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर इन वित्तीय संस्थानों को पैसे की जरूरत होगी तो वह भी जो बॉन्ड जारी करेगा उसको क्या कहेंगे? फिनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड। अब देखो बैंक, किसी बैंक को अगर पैसे की जरूरत हो 1 बरस से अधिक के लिए, तो वो जो बॉन्ड जारी करेगा उसका नाम क्या होगा? बैंक बॉन्ड। आज जारी करके मार्केट से क्या उठा लेगा? पैसा। अगला म्यूनिसिपल, जैसे बंबई में नगर निगम है, पूर्णिया में नगर निगम है, पटना में नगर निगम है, रांची में नगर निगम है, कलकत्ता में नगर निगम है। तो कोई भी म्यूनिसिपल, यानी कोई भी म्यूनिसिपल या नगर निगम है, वो उसको अगर पैसे की जरूरत होगी तो वो कौन सा बॉन्ड जारी करेगा? म्युनिसिपल बॉन्ड, यानी म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा। दैट्स फाइनल। अब देखो यहां पर एक चीज समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो इसका समझिए, देखिए आप ही समझना, हालांकि उतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत था नहीं, बट हम समझा। देखो मान लो कॉरपोरेट बॉन्ड को पैसे की जरूरत है, रिलायंस को पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेगा बेटा? बॉन्ड जारी करेगा। उस बॉन्ड को क्या कहेंगे? कॉरपोरेट बॉन्ड कहेंगे। अब कॉरपोरेट बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड, या नॉन सिक्योर्ड होगा कि अनसिक्योर्ड? अरे अन होता है कि नन? जिसका अंग्रेजी अच्छा है वही बोलो। अन देख लेना बाबू, नन की अन, अनसिक्योर्ड। पक्का ना? देख लो ना एक बार गूगल पे, अनसिक्योर्ड हिंदी क्या होगा? अनसिक्योर्ड का सुरक्षित नहीं या असुरक्षित। कायल इस टेंशन में पड़ेंगे? यही तो एक विषय कमजोर रह गया, अंग्रेजी। अन बोले अनसिक्योर्ड, असुरक्षित। जैसे कपिल शर्मा के शो में नहीं बोला एगो कि आपका बेटा अंग्रेजी में बहुत कमजोर है, तो बोला मेरा बेटा अंग्रेजी में कमजोर, अनपॉसिबल। इम्पॉसिबल को बोला अनपॉसिबल, तो वही बात हो गया। सही है। देखो जैसे, सुनो यार, सुनो छोड़ो, कॉरपोरेट बॉन्ड 2 प्रकार के हो सकते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। कैसे बता देते हैं। मान लीजिए कि कॉरपोरेट बॉन्ड को, यानी कि किसी कॉरपोरेट को, किसी रिलायंस का हम एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस को 5 लाख करोड़ का पैसे की आवश्यकता है, तो 5 लाख करोड़ का बॉन्ड जारी करेगा। तो बॉन्ड से उसको पैसा तो मिलेगा, लेकिन पैसा तब मिलेगा जब जारीकर्ता, यानी जारी करने वाले के नाम 5 लाख का कोई ना कोई सामान गिरवी रखना पड़ेगा। उसको क्या कहते हैं? सिक्योर्ड बॉन्ड कहते हैं। हमको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेना, हाँ लिख देते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। देखिए अब आप जरा सा समझिएगा, यहाँ पर आज हम लोगों ने क्या समझा है, इसको फाइनल टच दे दीजिए एक बार। यही था ना शुरू, यही था ना शुरू, यही था ना? बोलो, कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार किसे कहते हैं? पूंजी बाजार। तो देखिए हम ही बोलेंगे, हम समझा एक बार। ये क्या है? ये फिनिशिंग है। ये क्या है? लास्ट में क्या है? फिनिशिंग है। देखो
वह बाजार जहां पैसों का लेन देन कितने दिन के लिए होता है? लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकाल के लिए होता है, अर्थात 1 बरस से अधिक के लिए होता है। दूसरा, कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर है, जो नियंत्रण करता है, उसका नियंत्रण करता कौन है जी? सेबी। तीसरा, सेबी का फुल फॉर्म आपको बता ही दिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आगे डिटेल में इसको पढ़ाना हमको है। चौथा, यहां भी लेन देन होगा, अगर इस मार्केट में भी पैसों की लेन देन लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो उसका माध्यम क्या होगा? प्रतिभूति होगा, प्रतिभूति जारी करना पड़ेगा, तभी आपको क्या होगा? पैसा मिलेगा। आगे देखो, कैपिटल मार्केट कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के वित्तीय लेन देन 4 तरह की स्थिति में होते हैं। एक का नाम है परम प्रतिभूति बाजार या शेष बाजार, या क्या कहते हैं? गिल्ट एज मार्केट। दूसरा होता है औद्योगिक प्रतिभूति बाजार या इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। इसमें 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक होता है विकास वित्त संस्थान, जिसमें जितने भी संस्थान है भारत में जो अर्थव्यवस्था को विकसित करने में लगा हुआ है वो संस्थान आते हैं। और वित्तीय मदद से मतलब फाइनेंशियल एंट्री में, इसका मतलब ये होता है, आगे पढ़ाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने में जो कैटलिस्ट का काम करता है, जो मदद करता है, जैसे आप देखते हुएगा जितने भी शेयर मार्केट के दलाल है वो क्या है? वित्तीय मध्यस्थता की तो काम करता है। आप शेयर खरीदने आइएगा, आपके शेयर को हम दलाल है मान लीजिए, तो आपके शेयर को क्या करेंगे? आपको आपके शेयर किससे बात कर, आपको शेयर बेचना है, इसे खरीदना है, तो दोनों आदमी से बात करेंगे, इसको खरीदवा के इसको बेचवा देंगे, बात खत्म। तो वो क्या करता है जी? वित्तीय मध्यस्थ का काम करता है। अब यहां आगे समझिए क्या है, देखिए, परम प्रतिभूति बाजार, एक लाइन में समझ में आइए। ए बाबू, परम प्रतिभूति बाजार यानी यहां भी प्रतिभूति को बेचकर ही पैसा क्या करना है? उगाना है। लेकिन जो प्रतिभूति बेचेंगे उस पर समर्थन किसका समर्थन मिला होगा? आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा समर्थित जो सरकारी या गैर सरकारी प्रतिभूति है, जिसे बेच करके हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाएंगे, तो वो किसका हिस्सा होगा? परम प्रतिभूति बाजार का। चूंकि इसमें रिस्क नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? श्रेष्ठ बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेष्ठ बाजार। अगला आ जाओ, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, यानी यहां भी पैसों की लेन देन होना है तो क्या जारी करना पड़ेगा? सिक्योरिटीज। चूंकि ये मार्केट 2 प्रकार के होते हैं, तो कैसा? पहली बार कोई कंपनी अगर शेयर जारी करता है, प्रतिभूति जारी करता है, तो वो किस बाजार में करेगा? प्रतिभूति बाजार के इसमें, प्राइमरी में। और पहली बार जारी प्रतिभूति को क्या कहते हैं? आईपीओ। कई बार पूछा हुआ सवाल, पहली बार जारी किए गए प्रतिभूति या शेयर को क्या? आईपीओ। इंडियन नहीं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बात समझ में आ रही है? और यहां से जिस व्यक्ति ने शेयर को खरीदा, प्रतिभूति को खरीदा, अगर उसको रीसेल करना है, दोबारा बेचना है, कहां जाना पड़ेगा? सेकेंडरी मार्केट में। तब बोलो, शेयर का खरीद बिक्री जिस मार्केट में होता है उसको शेयर मार्केट नहीं बोलते हो ना? तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा? पहले से जारी प्रतिभूतियों को खरीदा या बेचा जाएगा। इस पहले से जारी जो सिक्योरिटीज है उसको खरीदा बेचा जो जाएगा, उसको क्या कहा जाता है? एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहा जाता है। और चूंकि यहां पर पहले से जारी प्रतिभूतियों को या शेयरों को खरीदा बेचा जाता है, अतः इस मार्केट को क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट को ही क्या कहा जाता है? स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज या इक्विटी मार्केट। अच्छे से घर में जाके इसको लिख लेना। आगे समझते हैं, देखो, अब इस बाजार का मतलब ये वाला बाजार। कौन सा बाजार? औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। यहां भी सिक्योरिटी जारी करके ही क्या कमाना है? पैसा कमाना। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए, इस बाजार में ऋण प्राप्ति हेतु, ऋण प्राप्ति का मतलब माल प्राप्त करने के हेतु 3 प्रकार के सिक्योरिटी जारी किए जाते हैं। तो बोलो, पहला सिक्योरिटी कौन है? बॉन्ड। दूसरा क्या है? डिवेंचर। तीसरा क्या है? शेयर। तो आपसे पूछेगा कि ये जो शेयर है क्या ये प्रतिभूति है? हाँ। किसका? कैपिटल मार्केट का। क्या डिवेंचर प्रतिभूति है? हाँ। किसका? कैपिटल मार्केट का। क्या बॉन्ड एक सिक्योरिटी पेपर है? हाँ। किसका? कैपिटल मार्केट का। अब बॉन्ड पेपर क्या है? पूरा टर्म समझा दिए। क्या है बॉन्ड पेपर? यह एक सिक्योरिटी पेपर है। किस मार्केट का? कैपिटल मार्केट का। इसे लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर क्यों कहते हैं? बोलो तो जी। क्योंकि यह लॉन्ग टर्म के लिए जारी होता है। और इसे गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसके किनारे में बैग को मत रखो यार। किनारे में क्या की जाती है? परंपरा के तौर पे अंग्रेजों के जमाने से बॉर्डरिंग की जाती थी, इसलिए गिल्ट एज बाजार कहा जाता था। अब ये है क्या? तो यहां पर पूरा कहानी समझा दिया। बोलो, सरकार को पैसे की जरूरत होगी 1 बरस से अधिक अवधि के लिए, क्या करेगा? बॉन्ड जारी। और बॉन्ड जारी करेगा तो बॉन्ड पर क्या क्या लिखा रहेगा?
उसका फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कते ब्याज देंगे और टाइम मैच्योरिटी, कितना दिन के लिए आप खरीद रहे हैं। तो किसी व्यक्ति ने इसको खरीद लिया 10 बरस के लिए, तो ये खरीदा, तुरंत मिला इसको क्या, सरकार को पैसा मिल गया। अब बोलिए 10 बरस जब टाइम पूरा होगा बाबू, तो जो ब्याज पर इसने बॉन्ड लिया हुआ है उस ब्याज सहित इसका 5 लाख में ब्याज जोड़ करके इसको पैसा मिलेगा। 10 साल के बाद ये जनता जो है ना, ये बॉन्ड पेपर लेके जाके कहां दे देगी, सरकार को, और सरकार इसको सूद समेत क्या दे देगी, इंटरेस्ट समेत क्या दे देगी, पैसा दे देगी, है ना। बात समझे ना। अब बोलो 5 लाख क्या है इसका फेस वैल्यू, बॉन्ड पर लिखा वैल्यू, बॉन्ड पर लिखे अंकित मूल्य को फेस वैल्यू, बॉन्ड पर लिखे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कूपन रेट, और बॉन्ड पर लिखे टाइम को या मैच्योरिटी टाइम को क्या कहते हैं, रैंडसम ईयर। क्या कहते हैं, रैंडसम ईयर कहते हैं। आगे देखो क्या लिखे, फेस वैल्यू समझा दिए हैं, बॉन्ड पर लिखा अंकित मूल्य ही क्या कहलाता है, फेस वैल्यू। दूसरा कूपन रेट क्या कहलाता है, बॉन्ड पर लिखा इंटरेस्ट रेट क्या कहलाता है, कूपन रेट कहलाता है। आगे बॉन्ड जारीकर्ता के आधार पर बॉन्ड के कितने प्रकार होते हैं, तो देख लीजिए यहां पर, अगर गवर्नमेंट ने बॉन्ड जारी किया है तो इसको क्या कहेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड। अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होगी तो क्या जारी करेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड। अगर किसी कॉर्पोरेट को, किसी औद्योगिक घराने को पैसे की जरूरत होगी 1 बरस से अधिक अवधि के लिए, तो क्या जारी करेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड। अगर किसी इंटरनेशनल बॉन्ड, यानी कि भारत सरकार को अगर विदेशी बाजार में शेयर प्रतिभूति बेच करके पैसा कमाना होगा तो कौन सा बॉन्ड जारी करेगा, इंटरनेशनल बॉन्ड। अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बॉन्ड जारी करके पैसा लेना है तो कौन सा बॉन्ड जारी करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड। जैसे LIC, IDBI, नाबार्ड, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको अगर पैसा की कैपिटल मार्केट में जाकर के बॉन्ड जारी करेगा, वो बॉन्ड कौन सा होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड। अगर किसी बैंक को पैसे की जरूरत है लंबे समय के लिए, 1 के लिए, तो वो कौन सा पेपर जारी करेगा, कौन सा करेगा, बैंक बॉन्ड। अगला देखो, अगर किसी नगर निगम या म्युनिसिपल को अगर पैसे की जरूरत हो तो वो भी जो जारी करेगा उसको क्या कहते हैं, म्युनिसिपल। तो यहां तक की सेवा समझ में आई। हमको तो नहीं लगता है कि इसमें किसी को दिक्कत होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे डिवेंचर को और फिर पढ़ेंगे शेयर को। जब शेयर को पढ़ेंगे तो उसी के साथ हम लोग शेयर मार्केट को भी पूरी तरह से संभाल लेंगे। चलिए मिलते हैं कल।